13 फरवरी 2013 लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट लॉस एंजलिस में स्थित सेसिल होटल के एलिवेटर का एक सीसीटीवी फुटेज पब्लिक डोमेन में रिलीज करती है। होटल के वीडियो में एलिसा लैम को उसके लापता होने की तारीख में अजीबोगरीब हरकत करते हुए देखा जा सकता है। वैसे तो फुटेज थोड़ा सा पिक्सेलेटेड फॉर्म में है, मगर इतना तो साफ पता चल रहा था कि एलिसा लिफ्ट के अंदर जाती है और सभी फ्लोर्स के बटन दबाने लगती है। एलिसा लिफ्ट के अंदर बाहर आती रहती है और बीच बीच में होटल के हॉलवे की तरफ अपना सिर बाहर निकाल के घुमाते रहती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो छुपकर किसी को देख रही हो, और ये चीज़ वो बार बार करती रहती है इससे पहले कि वो लिफ्ट से पूरी तरह बाहर आ जाती। वीडियो के कुछ आखिरी पलों में एलिसा लिफ्ट के दरवाजे के बाईं ओर खड़ी होकर रैंडमली हाथ हिलाते हुए दिखी हैं। ये हरकतें एलिसा क्यों और किसके साथ कर रही थी ये पता नहीं चल पाता है, क्योंकि लिफ्ट में उसके साथ और कोई नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। लॉस एंजलिस के डाउनटाउन में स्थित सेसिल होटल उस एरिया का एक बहुत ही फेमस होटल है। एक्चुअली इनफेमस कहना सही होगा, क्योंकि उस होटल के इर्द गिर्द मौत का साया मंडराता है। तो क्या ये होटल शापित है? 20 दिसंबर 1924 में खुलने के बाद से सेसिल होटल और उसके आसपास 1 दर्जन से ज़्यादा मर्डर्स और सुसाइड्स हो चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस होटल ने देश के सबसे कुख्यात सीरियल किलर्स को भी पनाह दी है। लॉस एंजलिस का स्किड रो, जहां सेसिल होटल है, एक बहुत ही पॉश एरिया हुआ करता था, और 1940 के दशक तक सेसिल एक अप मार्केट होटल था। मगर धीरे धीरे स्किड रो आवारा और खानाबदोश लोगों का अड्डा बन गया। 4 मील स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को 10,000 बेघर लोगों ने कब्जा कर लिया। अब ये एक पॉश एरिया तो नहीं रहा, और जो ट्रैवलर्स अच्छी जगह रहना पसंद करते हैं वो सेसिल होटल से दूरी बनाने लग गए। 1931 सेसिल होटल के शुरुआती ट्रेजेडीज में था जब एक गेस्ट W.K. नॉर्टन को जहर के कैप्सूल लेने के बाद अपने कमरे में मृत पाया जाता है। 1947 कहा जाता है कि ब्लैक डालिया नाम से फेमस एलिजाबेथ शॉर्ट को उसकी मर्डर से कुछ दिन पहले सेसिल होटल में देखा गया था। वो होटल के बार में शराब पी रही थी। 1960 रेसिडेंशियल कमरे में रहने वाली एक रिटायरी महिला को उसके कमरे में मृत पाया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये तो सामने आया कि चाकू घोंप देने से पहले उन पर शारीरिक अत्याचार किया गया था, मगर ये केस कभी सॉल्व नहीं हुआ। 1985 रिचर्ड रैमिरेज नाम का सीरियल किलर, जो नाइट स्टॉकर के नाम से भी जाना जाता था, अपनी भयानक हत्याओं के दौरान होटल के सबसे टॉप फ्लोर में रहा करता था। सेसिल होटल और उसके आसपास के गलियारों में ये कहानी गूंजती है कि रैमिरेज अपने खून से सने कपड़े होटल के बाहर फेंक देता था और लगभग बिना कपड़ों के होटल में लौटता था। 1991 जैक अंटरवेगर नाम से एक ऑस्ट्रियन सीरियल किलर को यही सेसिल होटल से अरेस्ट किया जाता है। वो बेसिकली एक मैगजीन में आर्टिकल लिखता था और उस वक्त
वहाँ के रेड लाइट एरिया के एक असाइनमेंट में गया हुआ था। असाइनमेंट तो पूरा नहीं हुआ, इसके बजाय उसने 3 यौन कर्मियों की हत्या कर दी। 2013 एलिसा लैम का डेड बॉडी उसके लापता होने के 3 हफ्तों के बाद सेसिल होटल के छत पर एक पानी के टंकी में पाया गया। सेसिल होटल में घट रहे अननेचुरल घटनाओं का सिलसिला एलिसा लैम के मौत पे आके रुक जाती है। एलिसा पहले तो होटल से लापता हो जाती है और 19 दिन बाद होटल के छत पर उसकी लाश बरामद होती है। 19 फरवरी 2013 सेसिल होटल में उस समय जो गेस्ट रह रहे थे वो होटल में सप्लाई हो रहे पानी से काफ़ी परेशान थे। वो अपना कंप्लेन लेके मैनेजर के पास जाते हैं। मैम, एक कंप्लेन करना है। ये पानी को लेके हम सबको बड़ा दिक्कत हो रहा है। इस पर होटल मैनेजर एमी प्राइस थोड़ा अचंभित होकर बोलती है, पानी को लेके प्रॉब्लम? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है सर। अच्छा बताइए क्या प्रॉब्लम है? होटल का एक गेस्ट प्रॉब्लम बताते हैं। जी, पहले तो ये कि पानी का प्रेशर ही बहुत कम है और दूसरा ये कि पानी का कलर भी थोड़ा अजीब टाइप का है और पीने लायक तो बिल्कुल ही नहीं है। एमी आश्वासन देते हुए कहती हैं, नो प्रॉब्लम सर, मैं देखती हूँ क्या हुआ है और जल्द से जल्द ठीक करवाती हूँ। गेस्ट्स के चले जाने के बाद एमी सैंटियागो लोपेज नाम से एक होटल वर्कर को बुला के कहती हैं, ज़रा ऊपर टेंट में जाके देखो तो क्या प्रॉब्लम है। लॉस एंजलिस डाउनटाउन के बीचों बीच बसा सेसिल होटल के हर एक वाटर टैंक का कैपेसिटी 1000 गैलन का था। ऐसी 4 टैंक्स थीं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बड़ा सा ही फॉल्ट हुआ होगा। सैंटियागो होटल के छत पे जाके देखता है कि एक टैंक का ढक्कन खुला हुआ है। वो टैंक में चढ़ता है। जब उसने टैंक में झांक कर देखा तो उसके होश उड़ गए। टैंक के अंदर एक महिला की सड़ी हुई लाश मिलती है और उसके कपड़े उसके बगल में ही तैर रहे थे। इस खोज ने एलिसा के 19 दिन की तलाश को समाप्त कर दिया। वो 19 दिनों से गायब थी। मगर ये कहानी इतना सिंपल नहीं है। उल्टा ये कहानी तो और भी रहस्य से घिरी हुई है और इसकी शुरुआत होती है एलिसा के अतीत से। एलिसा लैम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की स्टूडेंट थी, मगर 2013 के शुरुआत तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। एलिसा के पेरेंट्स शरणार्थी के तौर पर हांगकांग से कनाडा आए थे और फिर कनाडा के नागरिक बन गए। एलिसा ब्लॉग लिखती थी। वो अपनी रोज़मर्रा की एक्सपीरियंसेस और विचार शेयर करती थी। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें नया क्या है, ब्लॉग तो कोई भी लिख सकता है। जी हाँ, एकदम सही है, ब्लॉग तो कोई भी लिख सकता है। मगर जब हम एलिसा के राइटिंग हैबिट्स पे नज़र डालें तो हमें ये समझ में आएगा कि कैसे वो कथित तौर पे डिप्रेशन की ओर बढ़ रही थी। 2010 में एलिसा एथरफील्ड्स नाम से ब्लॉगस्पॉट पे अपना एक ब्लॉग शुरू करती है। अगले 2 सालों तक वो फैशनेबल कपड़ों में मॉडल्स की तस्वीरें और अपने जीवन के बारे में, खासकर मानसिक बीमारी के साथ अपने संघर्ष के बारे में पोस्ट करती रही। जनवरी 2012 अपने ब्लॉग में एक पोस्ट करते हुए एलिसा ये दुख जताती है कि उसके मानसिक बीमारी के रिलैप्स के वजह से उसके प्रेजेंट स्कूल टर्म के दौरान बहुत सी क्लासेस मिस हो गई। इस डिसरप्शन ने उसे उल्टा और भी दिशाहीन और डिप्रेस्ड बना दिया था। एलिसा को ये चिंता सता रही थी कि इतने सारे डिसरप्शंस ने उसके पढ़ाई पे असर डाला है और उसके ट्रांसक्रिप्ट या रिपोर्ट कार्ड में भी ये रिफ्लेक्ट होगा।
और अगर ऐसा हुआ तो शायद उसे पढ़ाई डिसकंटिन्यू करना पड़े, क्योंकि शायद ही कोई ग्रेजुएट स्कूल उसे चांस देगा। एलिसा ने इस पोस्ट का टाइटल दिया था, यू आर हॉन्टेड बाय द आइडिया यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। मतलब आप हमेशा इस विचार से ग्रसित रहते हैं कि आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये एक्चुअली एक अमेरिकन नॉवलिस्ट चक पिलानिक का कोट है। इस कोट को एलिसा अपने ब्लॉग में एक एपिग्राफ या एक उपलेख के रूप में इस्तेमाल करती थी। एलिसा द्वारा ब्लॉगिंग शुरू करने के लगभग 2 साल बाद ये घोषणा करती है कि वो अपना पिछला ब्लॉग छोड़कर टम्बलर पर एक नया ब्लॉग नोवेल नोवो शुरू करती है। ऐसा नहीं है कि इस ब्लॉग में वो अलग कुछ करती है, इसमें भी वही फैशन फोटोज़, कोटेशंस और एलिसा के अपने पोस्ट्स ही शामिल थे। वही फालानुक के कोट को एपिग्राफ की तरह इस्तेमाल किया गया था। ये 2 ब्लॉग्स अभी भी लाइव हैं। एलिसा बेसिकली एक खुले किताब की तरह थी जो अपने विचारों को, अपने हर दिन के स्ट्रगल्स को शब्दों में पिरोकर इन ब्लॉग पोस्ट में उतार देती थी। ये ब्लॉग्स हमें ये बताता है कि एलिसा को एक बीमारी थी, एक मेंटल इलनेस, बाइपोलर डिसऑर्डर। एलिसा लैम बहुत ही कम उम्र में बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार बन चुकी थी। जाहिर सी बात है कि उसका जीवन कई सारी दवाइयों पर निर्भर रहता था, जैसे वेलबुट्रिन, लैमोट्रिजीन, क्वेटापाइन, डेक्सट्रिन स्पेंसूल और वेनलाफैक्सिन। उसके परिवार के मुताबिक एलिसा का कोई सुइसाइडल टेंडेंसी या सुइसाइडल अटेम्प्ट का हिस्ट्री नहीं रहा है। हालांकि ये भी सच है कि एलिसा दवाइयाँ प्रॉपरली नहीं लेती थी और इसकी वजह से हेलुसिनेशंस का अटैक आता था। वो कई बार बेड के नीचे जाकर छिप जाती थी, जैसे कि वो किसी से बचना चाहती है। इसके अलावा भी एक बार एलिसा कुछ दिनों के लिए गायब हो गई थी और एक बार उसे हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा था इन हेलुसिनेशन अटैक्स की वजह से। एलिसा का जीवन डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन का एक कॉकटेल बन गया था। शायद इसी वजह से वो इन सब से कुछ दिनों के लिए दूर जाना चाहती थी और वो कैलिफोर्निया के ट्रिप पर निकल पड़ती है। एलिसा अकेले ही कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ती है और उसे परमिशन भी इसी कंडीशन पे मिलता है कि वो रोज़ अपने माता पिता को कांटेक्ट करेगी। वो एमट्रैक और इंटरसिटी बसेस में ट्रैवल करती है और फोटो खींचती है, जिसे उसने सोशल मीडिया में अपलोड भी किया था। 26 जनवरी 2013 एलिसा लॉस एंजलिस पहुंचती है और 2 दिन बाद सेसिल होटल में चेक इन करती है। इनिशियली तो 5th फ्लोर पे उसे एक शेयर्ड रूम दिया गया था, मगर उसके रूममेट्स मैनेजर से जाके कंप्लेन करती हैं। मैडम, एलिसा के साथ हम रूम नहीं शेयर कर सकते हैं। उसका बिहेवियर अजीब टाइप का है। आप या तो उसे कोई और रूम दीजिए या हमें कोई और शेयर्ड रूम दे दीजिए। होटल मैनेजमेंट तुरंत कोई एक्शन तो नहीं लेती, मगर 2 दिन वेट करने के बाद फिर से कंप्लेन आते ही एलिसा को एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। सेसिल होटल और स्टे ऑन मेन के मैनेजर एमी प्राइस के अनुसार एलिसा को जब शेयर्ड रूम दिया गया था, उस वक्त वो अपने रूममेट्स के लिए गो होम और गो अवे लिखे हुए नोट्स छोड़ के जाती थी। अरे वो तो रूम को जब चाहे लॉक भी कर देती थी। उसके रूममेट्स ने तो मुझसे कंप्लेन भी किया। ये भी कहा जाता है कि एलिसा बर्बैंक में एक टॉक शो लाइव देखने गई थी, मगर डिसरप्टिव बिहेवियर का हवाला देकर सिक्योरिटी ने उसे वहां से निकाल दिया। यहाँ एक बात बताना जरूरी है। 2011 में सेसिल होटल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, सेसिल और स्टे ऑन में। दोनों का रिसेप्शन भी अलग था।
स्टे ऑन मेन बेसिकली एक हॉस्टल की तरह था जहाँ ट्रैवलर्स बहुत ही कम भाड़े में रह सकते थे। यहाँ तक कि बोर्डर्स अपना रूम भी शेयर कर सकते थे, मगर दोनों हिस्सों तक पहुँचने का लिफ्ट एक ही था। यहीं पर एलिसा आखिरी बार दिखी थी और फिर वो गायब हो गई। ट्रैवल के दौरान एलिसा हर दिन अपने पेरेंट्स के साथ बात करती थी, अपने गायब हो जाने के पहले तक। 31 जनवरी 2013 ये दिन कुछ अलग होने वाला था। ये वो दिन था जब एलिसा को सेसिल होटल से चेकआउट करके सांता क्रूज के लिए निकलना था। ये वो दिन था जब एलिसा के माता पिता के पास एलिसा का कोई कॉल नहीं आता है। हैरान और परेशान वो लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट को कॉल करते हैं। उधर एलिसा जब रिसेप्शन में चाबी लौटा के चेकआउट नहीं करती है तो होटल स्टाफ होटल में एलिसा को खोजने लगते हैं, मगर वो कहीं भी नज़र नहीं आती हैं। हैरानी की बात यह थी कि उसका लगेज उसके रूम में ही मौजूद था। ये सब देख होटल मैनेजर भी LAPD को कॉल करती हैं। LAPD के पास 2 कंप्लेंट्स थी, एक होटल की तरफ से किया गया था और एक एलिसा की माता पिता की तरफ से। वो होटल पहुंचने के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और होटल स्टाफ और आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं। पुलिस होटल के साथ साथ एलिसा का रूम भी सर्च करती है, मगर वहाँ एलिसा के बिलोंगिंग्स के सिवाय कुछ नहीं मिलता है। खोजी कुत्तों को भी इन्वॉल्व किया जाता है छत सहित बिल्डिंग की तलाशी के लिए। छत में तलाशी करते हुए ऑफिसर्स देखते हैं कि वाटर टैंक्स का ढक्कन बंद था, मगर यहाँ एक ट्विस्ट है जो हम जान पाते हैं सर्जेंट रूडी लोपेज से। हमने सिर्फ एलिसा का ही रूम चेक किया, होटल के सारे रूम्स और वाटर टैंक नहीं, क्योंकि हम ये तभी कर सकते थे जब हमारे पास ये मानने का कोई पॉसिबल रीज़न हो कि कोई क्राइम हुआ है। ऑफिसर्स तलाशी के अलावा पूछताछ भी करते हैं। होटल स्टाफ से ये पता चलता है कि एलिसा लापता होने के दिन अकेले ही थी। होटल के बाहर से भी ज़्यादा कुछ नहीं पता चल पाता है। लापता होने के दिन एलिसा को किसी ने नहीं देखा था सिवाय एक के, द लास्ट बुक स्टोर की मैनेजर केटी ऑर्फन। केटी ऑर्फन का बयान। एलिसा काफ़ी फ्रेंडली लड़की थी। वो बेसिकली मेरे दुकान में गिफ्ट खरीदने आई थी। वो बुक्स के बारे में पूछ रही थी जो वो घर ले जाना चाहती थी, और वो बुक्स हेवी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो अभी और कई जगह घूम के घर जाने वाली थी। वो स्वीट सी लड़की थी। 6 फरवरी 2013 एलिसा के गायब होने के एक हफ्ते बाद LAPD को ये लगता है कि उन्हें एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत है। एलिसा की तस्वीर वाली पोस्टर्स आस पड़ोस में डिस्ट्रीब्यूट और ऑनलाइन पोस्ट किया गया। इसके अलावा मीडिया को भी इन्वॉल्व किया गया ताकि ये केस पब्लिक के नज़र में आ सके। पुलिस ने CCTV फुटेजेस भी कलेक्ट किया था। उसमें से एक सर्वेलेंस फुटेज 13 फरवरी को पुलिस पब्लिक डोमेन में रिलीज कर देती है, जहां एलिसा को सेसिल होटल के लिफ्ट में देखा गया था। उस लिफ्ट वाले वीडियो में उसका बिहेवियर काफ़ी संदिग्ध दिख रहा था, और क्योंकि ये वीडियो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था, देखते ही देखते ये वायरल हो गया। 13 फरवरी 2013 एलिसा के गायब हुए 2 हफ्ते हो चुके थे। ठीक उसी दिन LAPD ने 31 जनवरी को सेसिल होटल के लिफ्ट में CCTV कैमरा से लिए गए एलिसा के संभवतः आखिरी बार दिखे गए वीडियो को रिलीज़ कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मिनट के इस वीडियो में एलिसा अजीबोगरीब हरकत करते दिखी हैं। पहले तो वो लिफ्ट पैनल के सभी बटन्स को दबाने लगती है, फिर हॉलवे में झांकती है। उसके बाद एलिसा लिफ्ट के बाहर निकल जाती हैं, जबकि लिफ्ट का दरवाज़ा खुला हुआ था।
जब वो वापस लिफ्ट में आती है तो दरवाज़ा बंद नहीं होता है और वो चली जाती है। एलिसा के जाने के बाद दरवाज़ा बंद हो जाता है। वीडियो रिलीज होते ही हर एक मीडिया में छा जाता है। जैसे जैसे इस वीडियो का रीच बढ़ने लगता है, कई सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आने लगते हैं। पहला, एलिसा लिफ्ट के अंदर जाके जल्द से जल्द लिफ्ट को चलाना चाहती थी ताकि वो उस व्यक्ति से बच सके जो उसका पीछा कर रहा था। दूसरा, कुछ लोग तो ये भी सजेस्ट करने लग गए कि एलिसा शायद किसी तरह की एक्सटेसी या दूसरे कोई पार्टी ड्रग के प्रभाव में थी। तीसरा, जब लोगों को एलिसा के बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में पता चला तो ये थियरी भी सामने आया कि उस समय शायद उसे कोई साइकोटिक अटैक आया होगा। चौथा, सबसे बड़ा थियरी या यूं कहें कि आरोप ही लगाया गया कि वीडियो टैम्पर्ड है। पहले तो ये नोटिस में लाया गया कि टाइम स्टैम्प को ब्लर कर दिया गया है और दूसरा कि वीडियो को स्लो करके लगभग 1 मिनट का वीडियो काट दिया गया है। ये शायद उस व्यक्ति को बचाने के लिए किया गया जो अदरवाइज उस वीडियो में मौजूद था, चाहे उसका संबंध एलिसा के गायब होने से हो या नहीं। अगले 5 दिनों तक ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रही और 6वें दिन एलिसा का शव सेसिल होटल के छत में मौजूद वाटर टैंक से बरामद होता है। एलिसा का खोज चल ही रहा था कि तब कुछ गेस्ट पानी का प्रेशर कम होने का कंप्लेन करते हैं। ये भी कंप्लेन आता है कि पानी काले रंग का आ रहा था और टेस्ट भी काफ़ी अजीब सा था। आखिरकार एलिसा के गायब होने के 20 दिन बाद 19 फरवरी 2013 को एक होटल मेंटेनेंस स्टाफ सैंटियागो लोपेज छत पर स्थित 4000 गैलन के पानी की टंकियों में से एक में एलिसा का शव बरामद करता है। ये वाटर टैंक्स होटल के कमरे, रसोई और एक कॉफ़ी शॉप को पानी सप्लाई करती थी। छत पे जाते ही सैंटियागो को नज़र आता है कि एक टैंक का ढक्कन खुला हुआ है। वो टैंक के अंदर एलिसा के शव को पानी में मुंह के बल तैरता हुआ देखता है। मैनेजर को पता चलते ही वो पुलिस बुला लेती है। अब टैंक के खुले हैच से शव को निकालना तो मुश्किल था, इसलिए पहले टैंक को खाली किया गया और फिर काटना पड़ा। 21 फरवरी 2013 को लॉस एंजलिस कॉरोनर्स ऑफिस ने एक्सीडेंटल ड्राउनिंग का निष्कर्ष निकाला, जिसमें बाइपोलर डिसऑर्डर को एक सिग्निफिकेंट फैक्टर माना गया। फुल कॉरोनर्स रिपोर्ट या ऑटोप्सी रिपोर्ट जून 2013 में सामने आता है। जून 2013 ऑटोप्सी रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि एलिसा के कपड़ों में, जो एलिसा के शव के बगल में पानी में तैर रहा था, कुछ सैंड लाइक पार्टिकुलेट या रेत के कण का एक कोटिंग लगा हुआ था। उसकी घड़ी और रूम की चाबी भी टैंक से ही बरामद हुई थी। एलिसा का बॉडी थोड़ा फूल चुका था और सड़ना शुरू हो गया था। अधिकतर बॉडी हरा हो चुका था और मार्बलिंग और स्किन सेपरेशन साफ नज़र आ रहा था। हालांकि शारीरिक आघात, यौन उत्पीड़न या सुसाइड का कोई सबूत नहीं मिल पाया। यहाँ 2 चीज़ जानना ज़रूरी है, मार्बलिंग और स्किन सेपरेशन। मार्बलिंग एक पोस्टमार्टम प्रोसेस है जिसमें पेट से बैक्टीरिया ब्लड वेसल्स या नसों में फैलता है और बैंगनी हरे रंग में बदल देता है और त्वचा मार्बल जैसा दिखने लगता है। दूसरी तरफ स्किन सेपरेशन वो प्रोसेस है जिसमें बाहरी त्वचा या एपिडर्मिस अंदरूनी त्वचा या डर्मिस से अलग होने लगता है। इसे स्किन स्लिपेज भी कहा जाता है, जो डेड बॉडी के सड़न का मेन कारण है। टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट में एलिसा के लगेज से मिले प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन के ट्रेसेस पाए गए। साथ ही नॉन प्रेस्क्राइब्ड दवाइयाँ जैसे सिन्यूटैब और आइबुप्रोफेन भी पाया जाता है।
बहुत ही कम मात्रा में शराब पाया गया, मगर कोई और नशे की दवा नहीं मिली। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि एलिसा की बॉडी में मिले प्रेस्क्राइब मेडिसिन का स्तर ये संकेत देता है कि वो दवाइयाँ ठीक से नहीं ले रही थी या हाल ही में दवाइयाँ लेना पूरी तरह से बंद कर दी थी। पोस्टमार्टम और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट सामने आते ही मानो कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बाढ़ आ गई। हाँ, ये सही है कि इन्वेस्टिगेशन में कुछ लूपहोल्स रह गई थी जिसे और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। चलिए इन लूपहोल्स का एक ब्रेकडाउन करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि एलिसा प्रेस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट पिल्स सही से नहीं ले रही थी। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि वो रिसेंटली दवाइयाँ एकदम ही नहीं ले रही थी और शायद ये उसके मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डाल रहा था। दूसरी तरफ कुछ लोग लिफ्ट वाला वीडियो देख के दावा कर रहे थे कि एलिसा किसी तरह के ड्रग के प्रभाव में होगी, मगर टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट इन दावों को खारिज कर देती है। हालांकि होटल मैनेजर एमी प्राइस का स्टेटमेंट जो हमने पहले ही देख और सुन लिया है, इस बात को सपोर्ट करती है कि एलिसा का मेंटल हेल्थ सही नहीं था। मगर सवाल अभी भी रह जाता है कि एलिसा कैसे छत में पहुंची और कैसे वो वाटर टैंक में चढ़ गई, जबकि होटल अथॉरिटीज को कुछ पता ही नहीं चला। जांच में ये पता चला कि एलिसा की मौत कैसे हुई, मगर ये नहीं बताया गया कि वो टैंक में कैसे पहुंची। होटल के छत तक पहुंचने वाले दरवाजे और सीढ़ियों पर लॉक लगा हुआ था, जिनके पासकोड और चाबियां केबल स्टाफ के पास थीं। और इन्हें तोड़ने की कोशिश की जाती तो अलार्म बज जाता। हालांकि फायर एस्केप के ज़रिए एलिसा इन सुरक्षा उपायों को पार कर सकती थी। यहाँ तक कि सर्च के दौरान खोजी कुत्तों ने एलिसा का गंध सूंघते हुए पुलिस को एक खिड़की के पास लाई थी जो फायर एस्केप से जुड़ी थी, मगर उसके बाद कोई सुराग नहीं मिला। एलिसा के मौत के बाद ऑनलाइन डाले गए एक वीडियो में दिखाया गया कि फायर एस्केप से होटल के छत पर आसानी से पहुंचा जा सकता था और पानी की टंकियों के 2 ढक्कन खुले हुए थे। ये सवाल भी उठे कि क्या एलिसा खुद टैंक में जा सकती थी। होटल के छत पर मौजूद सभी 4 टंकियां 4 बाई 8 फीट की सिलेंडर जैसी स्ट्रक्चर्स हैं जो कंक्रीट के ब्लॉक्स पर रखी हुई हैं। उनमें जाने के लिए कोई स्थायी रास्ता भी नहीं है और होटल के स्टाफ्स को पानी देखने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हाँ, टंकियों के भारी ढक्कन अंदर से बंद करना मुश्किल है। सैंटियागो, जिसने एलिसा का शव पाया, उसने बताया कि उस समय ढक्कन खुला हुआ था, जिससे ये थियरी निरस्त हो गया कि एलिसा गायब होने के बाद खुद छत पे आके टैंक में कूद गई थी और ढक्कन बंद कर दिया था। ऊपर से पुलिस के मुताबिक एलिसा के गुमशुदगी के तुरंत बाद पुलिस के खोजी कुत्तों ने होटल और छत की तलाशी ली, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला और न ही टंकियों के ढक्कन खुले हुए थे। एलिसा के ऑटोप्सी रिपोर्ट और उसके कंक्लूजन्स पर भी सवाल उठाया गया। इसके अलावा टम्बलर पे एलिसा जो ब्लॉग चलाती थी, उसके मौत के बाद भी वो अपडेट होता रहा। हैरानी की बात यह है कि एलिसा का फ़ोन उसके डेड बॉडी या रूम में कहीं नहीं मिला। वो मोबाइल आज भी गायब है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके रिजल्ट्स पर सवाल उठाए गए क्योंकि जानकारी अधूरी थी। रिपोर्ट में रेप किट और फिंगरनेल किट के परिणाम नहीं बताए गए। एलिसा के गुदा क्षेत्र में खून जमा होने को कुछ ने यौन शोषण का संकेत माना, लेकिन एक पैथोलॉजिस्ट ने इसे बॉडी के सड़ने का असर बताया। एक्चुअली खुद कोरोनर के पैथोलॉजिस्ट एलिसा की मौत को हादसा मानने में असमंजस फील कर रहे थे।
एलिसा के मौत के बाद उसका टम्बलर ब्लॉग टम्बलर के ही क्यू ऑप्शन के ज़रिए अपडेट होता रहा। उसका फ़ोन न तो शरीर के पास मिला और न ही होटल में। ये नहीं पता चला कि ब्लॉग अपडेट एलिसा के चोरी किए गए मोबाइल से हुआ या किसी हैकर ने किया या क्यू के ज़रिए हुआ, और क्या यह अपडेट एलिसा के मौत से जुड़ा हुआ था। पता नहीं कि इन्हीं सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से इन्फ्लुएंस होके या फिर बात कुछ और थी। एलिसा के माता पिता सेसिल होटल के ऊपर एक लिटिगेशन फाइल करते हैं। डेविड और येना लैम ने अपनी बेटी की मौत के कई महीने बाद सेसिल होटल के खिलाफ रॉन्गफुल डेथ का मुकदमा दायर किया। लैम्स के वकील ने कहा कि होटल का ये ड्यूटी था कि वो होटल में खतरों की पहचान करे जो एलिसा और दूसरे मेहमानों के लिए खतरे का कारण बन सकते थे। होटल ने इस मुकदमे का विरोध किया और इसे खारिज करने की याचिका दायर की। होटल के वकील ने कहा कि होटल को ये सोचने का कोई कारण नहीं था कि कोई व्यक्ति उनके पानी के टैंक में घुस सकता है। होटल के पक्ष में दो ऐसे गवाह और उनके स्टेटमेंट्स आए जिसने इस केस को सेसिल होटल के फेवर में कर दिया। सैंटियागो लोपेज, वो शख्स जिसने एलिसा के बॉडी को सबसे पहले देखा था। मैं पहले 15 फ्लोर तक लिफ्ट से पहुंचा, फिर सीढ़ियों से छत पर गया। पहले तो मैंने रूफटॉप अलार्म बंद किया और टैंक के तरफ नज़र जाते ही नोटिस किया कि मेन वाटर टैंक का ढक्कन खुला हुआ है। वहां पहुंचकर अंदर झांका तो देखा कि एलिसा की लाश पड़ी है। यहां तक ऐसे ही कोई नहीं आ सकता है सर, पहले तो अलार्म ही बज जाएगा। ऊपर से टैंक तक पहुंचने के लिए पहले प्लेटफॉर्म पे चढ़ना पड़ेगा और फिर एक सीढ़ी लेके टैंक के ऊपर चढ़ के टैंक का ढक्कन खोल के अंदर कूदना पड़ेगा। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है सर। पेड्रो टोवर, होटल का चीफ इंजीनियर, सर कोई भी ऐसे ही अलार्म को बाईपास करके वाटर टैंक्स तक नहीं पहुंच सकता है। सिर्फ होटल स्टाफ को ही मालूम है कि कैसे डिस अलार्म किया जाता है, और अगर अलार्म बजता है तो ऊपर के 2 फ्लोर्स के साथ साथ फ्रंट डेस्क को भी पता चल जाएगा। लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट के जज हॉवर्ड हैम ये जजमेंट देते हैं कि एलिसा लैम की मौत अनफोर्सिएबल या अप्रत्याशित था, क्योंकि वो ऐसी जगह हुई थी जहां गेस्ट को जाने की अनुमति नहीं थी। 2015 में इस केस को खारिज कर दिया गया और इसी के साथ एलिसा की मौत का रहस्य गुमनामी के अंधेरों में खो गया, मर छोड़ गया कई सारे सवाल और एक रहस्यमयी होटल।